एवरीवन, देखिए अब क्लास 10th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपका मैथ्स का पेपर है और आपको पता ही है आपके पास चॉइस थी मैथ्स में बेसिक लेना है या स्टैंडर्ड लेना है। ठीक है, तो ये बेसिक वाला सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं आज हम, और कल हम स्टैंडर्ड वाला करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें आपके पास 40 मार्क्स का तो ये पेपर होगा आपका। ठीक है, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे इसमें जो जर्नल इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपके पास इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये पेपर, सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी। देखो सेक्शन ए में जो है 20 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। ठीक है, तो जो सेक्शन ए है, जो आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको 16 अटैम्प्ट करने हैं, और सेक्शन बी में है जो, इसमें भी आपको 16 ही अटैम्प्ट करने हैं, और जो सेक्शन सी है इसमें आपको क्वेश्चन 8 अटैम्प्ट करने हैं। तो टोटल क्वेश्चन आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं? 40। तभी 40 मार्क्स का हुआ, क्योंकि 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें यही बात लिखता है ये। ठीक है, और जो 5th पॉइंट है आपके पास कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आपको पता ही होगा नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो और अगर वो गलत हो जाता है तो उसके मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मान लो आपको लास्ट में कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो नहीं भी आता है, ठीक है, लेकिन आप उसका भी ऑप्शन भर के आओगे जो भी आपको लगता है थोड़ा बहुत कि ये वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या होगा, नंबर नहीं मिलेंगे इसके। ठीक है, लेकिन आपके एक्स्ट्रा कटेंगे तो नहीं ना। नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, एक्स्ट्रा कटते हैं। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्वेश्चन जो नहीं भी आता होगा आपको वो भी अटैम्प्ट करके ही आना है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। और ये जो पेपर है मैं आपको इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। इस पेपर को मैं 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो हमें तो पेपर में तो 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन ए में से। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ सारा पेपर ही सोल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल यहाँ 50 क्वेश्चन हैं, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में, नहीं कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में। ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के लिए 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड नंबर 6 to 50। देखो मैं यहाँ पर इसको सोल्व भी करता रहूँगा साथ साथ। ठीक है, दिखाई दे रहा है? देखो बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर 6 to 50। ठीक है, एंड अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। एक कार्ड जो है ड्रॉन किया रैंडमली बॉक्स में से। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज़ अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर लाइक 4 9 दैट इज। मतलब क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने कि जो कार्ड आपने निकाला है वो एक परफेक्ट स्क्वेयर नंबर है। ठीक है, तो देखो हमें पता है प्रोबेबिलिटी, जो भी ये इवेंट दिया हुआ है इसके लिए हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल, पता है ना ये चीज़ आपको। ठीक है, फेवरेबल केसेस, और साथ में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये होता है आपके पास। ठीक है, फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस देखो इसमें कैसे निकाल लेंगे हम। हमारे पास उसने बोल दिया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए हमें। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं आपके पास, बताओ। टोटल नंबर ऑफ केसेस, जो टोटल नंबर हैं केसेस के वो कितने हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ केसेस। देखो हमारे पास जो बॉक्स है उसमें कितने नंबर पड़े हैं, 6 से लेके 50 तक। तो 6 से लेके 50 तक यानी कि 1 to 5 नहीं है। अगर हम 50 तक में बात करें तो 1 to 5 नहीं है, 6 to 50 हैं। तो यानी कि कितने हुए ये, 45 हुए या नहीं? बच्चे क्या करते हैं, 50 में से 6 माइनस करते हैं, 44 ले लेते हैं। नहीं, आप खुद सोचो ना, यहाँ पर 1 to 5 ही तो नहीं है, 5 कार्ड नहीं है। अगर हम 1 to 50 में देखें 5 कार्ड्स ही तो नहीं है, तो 5 माइनस होगा ना 50 में से। समझ रहे हो? 6 वाला तो इंक्लूड हुआ ही हुआ है इसमें। समझ रहे हो? तो 50 में से 6 नहीं माइनस करना, आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना है कि 5 कार्ड्स नहीं है, यानी कि 5 इसमें कम है। अगर 50 की हम बात करें तो टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 45 कार्ड्स हैं। समझ रहे हो? तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो मुझे पता चल गया 45 है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस की अगर हम बात करें तो उसने बोल दिया कि स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, देखो जैसे 1 का स्क्वायर क्या है, 1 है, 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है, 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं, ये वाले हैं। समझ रहे हो? ये नहीं है, ये तो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको कि पता कैसे चलता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर को कितने होंगे हमारे पास। ठीक है, 4 और 9 तो उसने यहाँ बताया ही हुआ था आपको। और देखते हैं, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। इससे आपका क्या होगा ना कि क्वेश्चन जल्दी होगा, नहीं तो आप बैठे रहोगे देखते रहोगे 6 से लेके 50 तक में कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो उसको जो हमारा टाइम जो है वो कम लगे, तो उसके लिए बेस्ट ये तरीका है। ठीक है, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर करते रहो और इधर जो नंबर होंगे वो आपको पता चलते रहेंगे परफेक्ट स्क्वायर कौन से। ठीक है ना, इनसे अलग तो कुछ नहीं हो सकते ना। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। दिखाई दे रहा है? ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 49 होता है। तो बस यहीं तक चलेंगे, क्योंकि 8 का स्क्वायर तो आगे क्या हो जाना है, 64 हो जाएगा। ठीक है, वो तो हमारे पास बॉक्स में है ही नहीं, क्योंकि 6 से लेके 50 तक ही है। मतलब मान लो ना एक बॉक्स है आपके पास, इसमें जो कार्ड्स हैं वो कितने पड़े हैं, 6
7, 8, 9, 10 अप टू लेके 50 तक है सिर्फ, ठीक है। तो 64 तो है ही नहीं ना हमारे पास, अगर 8 का हम देखें 64 तो यहाँ होगा ही नहीं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर तो है ये, लेकिन बॉक्स में तो नहीं है ना, ठीक है। तो इसको कट करेंगे और यहाँ से देखो जरा, हमारे पास तो 6 से लेकर थे, ठीक है। तो 4 भी इंक्लूड नहीं होता, क्यों नहीं होता बताओ। यहाँ पर उसने 4 और 9 दिया हुआ है, उसने सिर्फ आपको बताया कि लाइक स्क्वायर जैसे नंबर होते हैं इस तरीके से, ये नहीं कहा उन्होंने कि 4 इंक्लूड करना है, क्योंकि आप खुद समझो ना 6 से लेके 50 तक ही है ना कार्ड्स, तो 6 से है तो 4 तो आएगा ही नहीं, तो ये वाला पार्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये तो इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ से इंक्लूड होगा। देखो 6 से लेके 50 में 9 भी आता है, 16 भी आता है, 25 भी आता है, 36 भी आता है और 49 भी आता है, ठीक है। ये 8 भी नहीं आएगा, क्योंकि मतलब 8 का स्क्वायर 64 है ना, 64 भी नहीं आएगा बिकॉज 50 से बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये देखो जरा, ये फेवरेबल केस बने आपके पास 1 2 3 4 5, ये आ गया आपके पास। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए 5 और टोटल केसेस कितने हो गए 45। तो 5 9 ज़ा 45, तो कितना आंसर आया 1/9। तो यहाँ ऑप्शन देख लो आपके पास कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। अब ये मैं यहाँ पर इस तरीके से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको तो वहाँ पर ऑप्शन ही करेक्ट करने हैं, ठीक है ना। मतलब टिक मार्क क्या करना है, ऑप्शंस को ही करना है। ये तो सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरीके से, प्रॉपर वे में नहीं आपको एकदम से करके दिखा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ समझा रहा हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। क्या इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्या है आपके पास, कहता है इन अ सर्कल। देखो एक बात और मैं आपको यहाँ इंक्लूड कर दूँ, जो जिन्होंने स्टैंडर्ड चूज़ किया हुआ है मैथ्स का पेपर, वो भी ये बेसिक वाला कर लेना। कोई ना कोई क्वेश्चन जो है इसमें बहुत आपके लेवल का भी है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन, तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा और क्या है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसलिए ऐसा ना सोचना कि बेसिक वाला नहीं करना, बेसिक वाला भी कर जाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो देखो बेसिक वालों के लिए तो हो ही रहा है ये, ठीक है। देखो क्या है, इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड देन द लेंथ ऑफ एन आर्क इज। लेंथ ऑफ एन आर्क आपको बतानी है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क के लिए पहले तो मुझे ये बता दो फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जरा। लेंथ ऑफ एन आर्क के लिए फॉर्मूला देखो, लेंथ ऑफ एन आर्क की, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, यहाँ ये सेकंड कर रहा हूँ, ठीक है। लेंथ ऑफ एन आर्क के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास θ/360 मल्टीप्लाई में 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसने क्या बोला, आपके पास सर्कल है एक, ठीक है, जिसकी डायामीटर कितनी है 42 सेंटीमीटर, डायामीटर है 42 सेंटीमीटर, दिखाई दे रहा है ये, ठीक है जी। डायामीटर कितनी है 42 सेंटीमीटर बोली हुई है। और इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, देखो आर्क क्या होती है, जैसे मान लो ये हमने कहा ये आर्क हो गई है, ये वाली क्या होती है आर्क है, ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है एट द सेंटर, ठीक है। तो 60 डिग्री के लिए मैंने इतना बनाया, ठीक है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं ना आर्क तो फिर ऊपर वाली भी हो सकती है, लेकिन उन्हें 60 डिग्री एंगल बोलते हैं, 60 डिग्री तो छोटा ही होगा ना, ठीक है। ये पूरा तो कितना होता है, अगर हम पूरा राउंड करें 360 होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या उतना होगा 300 होगा, वो बड़ा ही होगा एंगल ये वाला, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। चलो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए सिंपल क्वेश्चन पे आते हैं। थीटा 360 है हमारे पास, ठीक है, और पाई लेना है 22/7। तो देखो थीटा हो गया 60 और ये 360 इंटू में 2 और पाई कितना लेना है 22/7। और रेडियस जो है देखो यहाँ सेंटर से यही होगी रेडियस, ये भी यार ये भी यार, ठीक है ना। तो रेडियस कितनी होगी 21 सेंटीमीटर। डायग्राम वैसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है, कहीं सोचो कि डायग्राम भी करना है क्या इसका। तो रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 21 लिख देते हैं। क्यों रेडियस 21 क्यों हुआ, डायामीटर 42 है, तो डायामीटर का हाफ कितना होता है रेडियस होता है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 42 को, तो कितना आएगा 21 आएगा, ठीक है। देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 × 36 और यहाँ पर देखो 7 3 × 21, 3 2 × 6 और ये 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बचा 22 बचा। तो जो लेंथ ऑफ एन आर्क है ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लो आपके पास कौन सा सही है 22 सेंटीमीटर वाला, यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो बात, ठीक है, आ रहा है समझ में या नहीं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा, देखो यहाँ से करते हैं इसको, इफ साइन थीटा दिख रहा है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू में एक्स, साइन थीटा कितना दिया हुआ है आपको एक्स दिया हुआ है, सीकेंड थीटा कितना दिया हुआ है वाई दिया हुआ है, तो आपको निकालना है। देन टेन थीटा इज, टेन थीटा आपको बताना है। देखो टेन थीटा के लिए आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता तो यहाँ 1/कोट थीटा भी है, लेकिन यहाँ देखो ना साइन में दिया हुआ है, तो हमने साइन थीटा बाई कोस थीटा किया, ठीक है। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू तो दी गिवन है हमारे पास एक्स है, कोस थीटा की नहीं है। अब देखो कोस थीटा भी हमें पता है क्या होता है 1/में सीकेंड थीटा होता है, और सीकेंड थीटा की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है ये
y दी हुई है तो मैं यहाँ y पुट कर देता हूँ। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/y, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 1/y, ये y ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया xy। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, tan थीटा की वैल्यू आ गई xy, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको इसमें, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 है। देखो जी क्या कह रहा है, y इक्वल टू 0 है और क्या कह रहा है y इक्वल टू में -5 है, हैज़ 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन। देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, देखो आपको पता है, आपने पढ़ा है ना कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो यूनिक सॉल्यूशन यानी कि वन सॉल्यूशन है, और पैरेलल लाइंस हैं तो नो सॉल्यूशन है, ठीक है, और कोइंसिडेंट हैं तो इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, देखो इसमें यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -5, यानी कि इक्वेशंस हैं, दी उसने बोल दिया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशंस हैं हमारे पास। ठीक है, देखो आपको पता है ग्राफ जब बनता है इस तरीके से, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पर ये 1 2 3, ये रहा 4 और ये रहा 5, इधर क्या चलेगा -1 -2 -3 -4 और ये -5, और यहाँ -1 -2 -3 -4 और ये -5। ठीक है, समझ रहे हो, ये y एक्सिस आपका आ गया। ठीक है, तो y में इधर पॉजिटिव, ये वाले नेगेटिव, इधर x में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस तरीके से है। ठीक है, अब इक्वेशंस दी हुई हैं तो आप सोचो यहाँ पर लाइंस कैसे बनेंगी इसकी। अगर पहली इक्वेशन है y इक्वल टू 0, ठीक है, अब y इक्वल टू 0 मुझे ये बताओ आप कहाँ होता है, आप कहोगे ओरिजिन पे होता है, ठीक है ओरिजिन पे होता है, लेकिन ये इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है तो आप सोचो कहाँ पर लाइन बनेगी इसकी। y0 हमेशा कहाँ होता है, x एक्सिस पे होता है, तो यानी कि ये x एक्सिस वाली लाइन ही y इक्वल टू 0 वाली लाइन बांधेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर x कुछ भी हो y हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। आप देख लो, जैसे मान लो 5,0 है, ठीक है, ये कहाँ आएगा 5,0, यहाँ आएगा। ठीक है ना, इसमें देखो x ये है, y है, तो y 0 के लिए हमेशा x एक्सिस पे लाइन बनेगी। आप कुछ भी ले लो, जैसे 6,0 हो गया, 3,0 हो गया, इस सब के लिए कहाँ बनेगी आपके पास, ये x एक्सिस पे ही बनेंगे पॉइंट। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 के लिए मेरे को ये पता चल गया ये वाली लाइन है आपकी x एक्सिस वाली, तो मैं लिख देता हूँ इसको y इक्वल टू 0 वाली लाइन है। फिर y इक्वल टू -5 के लिए हमें देखना है, तो y इक्वल टू -5 का मतलब क्या है, y -5 है, वो कहाँ मिलेगा हमें, y एक्सिस, यानी कि y इक्वल टू -5 वाली कहाँ बनेगी आपके पास, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। समझ रहे हो आप बात या नहीं, मतलब इसमें क्या है, x की कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है, लेकिन y हमेशा क्या रहने वाला है, -5 रहने वाला है। ठीक है, तो ये वाली लाइन कंसीडर होगी इस तरीके से, ये हो गई y इक्वल टू -5 वाली। अब x कुछ भी है, ठीक है, मान लो x है -3 और y हमेशा क्या है, -5 ही है, तो जैसे यहाँ आएगा पॉइंट। ठीक है, तो x कुछ भी होगा आपके पास इसी लाइन पे आएगा, क्योंकि y तो हमेशा क्या रहने वाला है, -5 रहने वाला है, तो ये लाइन आ गई। तो ये दोनों लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल लाइन। कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। और अगर पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है आपके पास, बताओ, नो सॉल्यूशन होता है पैरेलल लाइंस में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया क्या है, ये पैरेलल लाइंस हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये नो सॉल्यूशन होता है। तो आपके पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं, बताओ जरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा हम, देखो क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस। डाइस समझते हो, जैसे लूडो वाली डाइस होती है उस तरीके से। ठीक है, कहता था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर इज। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो डाइस में जो होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, देखो डाइस या डाई जो भी बोलते हैं। ठीक है, देखो एक होता है 1 2 3 4 5 6, ये नंबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है इवन कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं जो 2 से ज़्यादा टेबल पे जाते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में क्या होता है कि या तो वो 1 के टेबल पे जाए या फिर अपने ही टेबल पे जाए। ये चीज़ पता है आपको प्राइम नंबर्स में। अगर हम प्राइम नंबर देखें इसमें तो 2 एक प्राइम नंबर है और 3 एक प्राइम नंबर है और 5 एक प्राइम नंबर। ठीक है, बात है कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर में क्या होता है आपके पास, 2 से ज़्यादा के टेबल पे वो जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 1 की हम बात करें, 1 को तो कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ना तो कंपोजिट नंबर होता है ना ही ये प्राइम नंबर होता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर, जैसे है आपका 4 और ये 6, 2 ही नंबर बचे। ये दो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। क्यों होते हैं, देखो 4 देखो 1 के टेबल पे भी जा रहा है, 2 के टेबल पे भी जा रहा है और 4 खुद के अपने टेबल पे भी जा रहा है। 6 है जैसे 1 के टेबल पे भी जा रहा है, 2 के टेबल पे भी जा रहा है, 3 के टेबल पे भी जा रहा है और किस पे जाएगा, ये अपने 6 के खुद के टेबल पे भी जाएगा। ठीक है, तो देख लो 2 से ज़्यादा के टेबल पे जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये कंपोजिट नंबर है। तो हमें पता चल गया हमारे जो फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास एक 4 है कंपोजिट नंबर और एक 6 है कंपोजिट नंबर। ठीक है, और ये इवन ही है, देख लो 4 भी इवन है और 6 भी इवन ही है। ठीक,
तो यहाँ पर हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल कितने हो गए 2, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारे पास 6 है, तो ये 2 3 6 दैट इज़ 1/3। तो 1/3 यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या बताओ समझ में आई या नहीं बात, ठीक है। उसके बाद देखो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या कह रहा है, 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स, दिखाई दे रहा है ये, 8 chairs and 5 tables cost rupees 10500, while 5 chairs and 3 table cost of rupees 6450. The cost of each chair will be। देखो ये क्वेश्चन कैसा है, इक्वेशंस की तरह आपको इसमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा था पिछला क्वेश्चन 5th, अब है हम 6th क्वेश्चन पे। देखो लेट कर लो, इसमें आपके पास कॉस्ट ऑफ 1 चेयर कितनी मान ली आपने, x रुपीज़ मान ली, ठीक है। और टेबल्स की कितनी मान ली, एक टेबल की कॉस्ट y रुपीज़ मान ली, ठीक है। जो भी आपको निकालना होता है उसी को लेट करना होता है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता है। तो फर्स्ट इक्वेशन यहीं से बन जाएगी। देखो 8 चेयर्स हैं यानी कि 8 इंटू एक्स ये कॉस्ट हो गई, प्लस 5 टेबल्स हैं 5 इंटू वाई ये टेबल की कॉस्ट होगी, दोनों को मिला के कितने दिए हैं 10500 कॉस्ट है, ठीक है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, 5 चेयर्स हैं यानी कि 5x कॉस्ट हो गई, प्लस में 3 टेबल्स हैं यानी कि 3y कॉस्ट होगी। मैं कॉस्ट क्यों कह रहा हूँ, ये देखो ना, एक चेयर की कॉस्ट x है तो 5 चेयर्स की कॉस्ट कितनी होगी 5x। जैसे मान लो एक चेयर की कॉस्ट 100 है तो 5 चेयर्स की कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई करूँगा ना 5 से, 500 हो जाएगा। और हमें जो दिया हुआ है वो कॉस्ट ही तो दी हुई है टोटल, ये चेयर की हो गई सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, मतलब जो सेकंड कंडीशन है यहाँ पर, और 3 टेबल की कॉस्ट हो गई, तो टोटल कितने हो गए ये 6450 हो गए। समझ पा रहे हो, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन बन गई तो आपको पता ही है इनको कैसे सॉल्व करते हैं, आपके पास वेरियस मेथड है सॉल्व करने के लीनियर इक्वेशन को, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है। तो आप कर सकते हो किसी भी मेथड से, तो एलिमिनेशन सबसे ईजी रहता है तो उसी से कर देते हैं हम इसको सॉल्व। देखो जरा, एलिमिनेशन में हमें पता है पहले क्या होता है, ये आपको सेम करना होता है नंबर, ठीक है ना। तो देखो इसमें हम या तो x वाला नंबर सेम कर दें या y वाला। अगर मेरे को y वाला नंबर सेम करना है तो नीचे जो y का कोफिशिएंट है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, और ऊपर जो y का कोफिशिएंट है 5 उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। आप x वाले से भी कर सकते थे ये, ठीक है। मेरे को ये छोटे नंबर दिखे तो मैंने इससे कर दिया। तो देखो कितना आएगा, 8 3 24x प्लस में 5 3 15y, और 3 से इसको करके 3 0 0 3 0 0 3 5 15 एंड 3 1 3, 5 से फिर इसको कर दो। समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन, 5 से इसको 5 5 25x प्लस में 5 3 15y, और 5 से इसको कर दो 5 0 0 5 5 25 5 4 20 20 और 2 22 5 6 30, और 2 कितना हो गया 32 हो गया आपके पास। समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो ज़रा, हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों करना है सब्ट्रैक्ट, बिकॉज यहाँ साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्शन में लेके जाएं ताकि ये कैंसिल हो जाए, तभी नाम इसका एलिमिनेशन है ना। माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ, ये कैंसिल। अब देखो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो ये माइनस का एक्स आ जाएगा बिकॉज ये प्लस का है और ये वाला माइनस का बन गया, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 25 में से 24 गया कितना होता है 1, तो 1 हम लिखते नहीं, सिंपली इसको एक्स लिख देता हूँ क्योंकि एक्स था यहाँ पर, ठीक है। और माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि साइन विच इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो 25 के साथ माइनस है तो माइनस वाला साइन आएगा। यहाँ पर देख लो अब इसको, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का तो साइन आने वाला है क्योंकि ये नंबर ज़्यादा है। और 32250 में से 31500 माइनस करेंगे तो देखो कितना आएगा, 12 में से 5 गया, कितना होता है आपके पास ये 7, और यहाँ 1 बचा, ठीक है। तो ये 0 ये 0, कितना आ गया ये आपके पास 750 आ गया, ठीक है। और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स कितनी आ गया आपके पास 750 रुपीज़ आ गया, ठीक है। यानी कि ये कॉस्ट ऑफ क्या आई है आपके पास चेयर, बिकॉज मैंने जो चेयर की कॉस्ट लेट की थी वो x रुपीज़ लेट की थी, ठीक है। और वो कितनी आ गई 750। अब इसको पुट करने की जरूरत नहीं है किसी इक्वेशन में, क्यों, क्योंकि उसने हमसे टेबल की कॉस्ट नहीं पूछी है। y हमारा निकल सकता है ना अगर इसको हम फर्स्ट में इक्वेशन में पुट करें या सेकंड में पुट करें, ठीक है। तो हमारा y आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए नहीं क्योंकि उसने टेबल की कॉस्ट पूछी नहीं थी, सिर्फ चेयर की पूछी थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 750 रुपीज़ वाला, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड वाले भी कर लेना। देखो 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, कहता है इफ़ कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 है, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में साइन 4 थीटा क्या होगी। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा 1 माइनस में कोस स्क्वेयर थीटा, ये कोस स्क्वेयर थीटा इधर चला गया ना, और 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है आपके पास साइन स्क्वेयर थीटा होता है। याद आया, देखो कैसे, आपको एक आइडेंटिटी पता है ना, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा जो होता है इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, पता है ये चीज़ या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लो ना, अगर हम यहाँ से देखें साइन स्क्वेयर थीटा तो वो कितना होता है 1 माइनस में कोस स्क्वेयर थीटा,
तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ही तो आया था इधर, तो मैंने उसको क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? ठीक है, अब देखो जरा इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा पता चल गया मेरे को, कोस थीटा है तो मैं यहाँ पुट करूँ साइन स्क्वायर थीटा में कोस थीटा प्लस में, अब साइन 4 थीटा है, साइन 4 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो साइन 4 थीटा जो है हमारा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा और फिर बाहर स्क्वायर 2 टू द 4, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कितना है हमारे पास, कोस थीटा है, कोस थीटा हो गया ये, और बाहर ये स्क्वायर लगा हुआ है, समझ लो ना। साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या किया है, कोस थीटा लिख दिया, और बाहर है स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा ही हो गया, समझ रहे हो। तो मैं ये चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ इस तरीके से, समझ पा रहे हो ना, साइन 4 थीटा को इस तरीके से कैसे लिखा है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा का, अब देखो कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ही तो गिवन था मुझे, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 की इक्वल है, तो ये 1 आ गया आंसर यहाँ पर। समझ रहे हो कैसे मतलब घुमाया हुआ है क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो मतलब सही है, आंसर किस तरीके से लेके आ रहे हैं हम इसको, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, यहाँ से हमने क्या किया, पहले कोस थीटा की वैल्यू निकाली, फिर हमने देख लिया कि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ क्या है, कोस थीटा है, कोस थीटा वैल्यू पुट कर दी। साइन 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा लिख दिया, फिर स्क्वायर बार कोस स्क्वायर थीटा आ गया, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर मैंने लिख दिया डायरेक्टली साइन 4 थीटा में, और ये मैंने देखा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो गिवन ही था 1, तो मैंने 1 लिख दिया। तो आंसर क्या होगा हमारे इसमें, ऑप्शन सी होगा। बताओ आ रहा है कि नहीं समझ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट करते हैं हम इसमें अब क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्या कहता है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्या कह रहा है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2 विल बी। तो ये आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। देखो आपको पता है 1.4 एक्सरसाइज जो थी आपके एनसीईआरटी में, उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना था टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग है, ये चीज़ आपसे ये पूछता है, ठीक है। उस क्वेश्चन में यहाँ पर तो उसने चारों ही ऑप्शन दे दिए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो आपको एक कहानी पता है कि अगर जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें 2 की पावर हो कुछ भी, ठीक है, नीचे, तब भी वो क्या होता है हमारा, टर्मिनेटिंग होता है, या फिर 5 की पावर कुछ हो वो भी टर्मिनेटिंग होता है, या दोनों ही हो डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ है 2 की पावर भी है 5 की पावर भी है, तब भी वो टर्मिनेटिंग ही होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो हमें पता चल गया क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर भी है और 5 की पावर भी कुछ है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया हमारा, टर्मिनेटिंग आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ, 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। कह रहा है एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3 इस, मतलब ये दो नंबर हैं कोई, ठीक है, उनके ऐसे फैक्टर्स लिए होंगे। तो इसमें कह रहा है एलसीएम बताओ क्या होगा। तो एलसीएम में आपको पता है हाईएस्ट पावर्स लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हाईएस्ट पावर देख लो क्या आएगा, 2 की पावर 3 आएगा अगर मैं एलसीएम देख रहा हूँ, और यहाँ से 3 की पावर 3 आएगा, दिखाई दे रहा है ये, बताओ दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई, ये एलसीएम होगा इसका। अब इसको सोल्व नहीं करने के ऑप्शन हमारे पास इसी तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन देखो जरा, 2 की पावर 3 है, बी में 3 की पावर 3 है, सी में 2 की पावर 3, इंटू में 3 की पावर 3 है, और डी में 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम हाईएस्ट पावर्स को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 भी यहीं पर ही कर लेते हैं, चलो ठीक है, हो ही जाएगा यहाँ पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कहता था HCF ऑफ 2 नंबर, जो HCF है 2 नंबर का वो कितना है, 18 है, ठीक है। यानी कि HCF हमें गिवन है कितना है, 18 है। एंड देयर प्रोडक्ट, और जो 2 नंबर का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वो भी गिवन है, कितना है वो आपके पास, 12960 है, ठीक है। एंड द एलसीएम विल बी, मतलब एलसीएम आपको बताना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है एक्सरसाइज 1.2 में कि HCF इंटू में LCM क्या होता है, इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यही होता है। तो HCF है आपका पास 18 और हमें LCM निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर गिवन है 12960, तो LCM यहाँ से निकल नहीं जाएगा, बताओ, दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। देखो कैसे निकलेगा LCM, 12960 ये रहा, और अपॉन में आ गया यहाँ 18, ठीक है जी। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, देखो डिवाइड करके क्या रहता है, देखो 2 पे करते हैं पहले हम इसको, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 और फिर ये 0, एंड 2 9 ज़ा 18। देखो 3 पे जाता है क्या ये,
6 और 4 कितना, 10 और 8 18, हाँ 3 पे चल जाएगा। कैसे पता चला मुझे, मैंने ऐड करके देखा, वो 3 पे जा रहा है तो ये नंबर भी 3 पे जाएगा। ठीक है, देखो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और ये 0, और फिर भी दोबारा 3 पे चल जाएगा ये अगेन, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 एंड 0। मतलब एलसीएम आपके पास कितना आ गया, ये 720 आ गया। क्या समझ में आया है, 720 जो है आपके पास एलसीएम आ गया। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का यानी कि सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है, यानी कि करेक्ट आंसर होगा। क्या समझ में आया। ठीक है, अब देखो ये 1 to 10 हमने कर लिया इस पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके 11 to 20 क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।